नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आदर्श में भी घोटाला हो जाता है, फिर विवाद हो जाता है कि आंशिक घोटाला है या पूर्ण घोटाला है, फिर रिपोर्ट आती है, फिर मंत्रिमंडल की बैठक होती है, फिर रिपोर्ट खारिज हो जाती है, फिर राहुल गांधी कहते हैं सहमत नहीं है, फिर कैबिनेट की बैठक होती है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर मुख्यमंत्री कहते हैं अफसरों के खिलाफ जांच होगी, नेताओं के खिलाफ मामला नहीं है। मैं अभी तक 8 बार फिर बोल चुका हूं, फिर के चक्कर में दिमाग फिरने ही वाला था कि बेंगलुरु के एक बहुत ही साधारण से 5 स्टार होटल में येदियुरप्पा बीजेपी के नेताओं से मिलने पहुंचे। येदियुरप्पा, जिनका नाम लोकायुक्त की रिपोर्ट में 16,000 करोड़ के राजस्व घोटाले के नुकसान में आया था और उनके आने के कारण, नाम आने के कारण वो बीजेपी से चले गए थे, आज बीजेपी में विधिवत रूप से आ गए हैं। कल से ही वो बीजेपी के लिए काम पर लग जाएंगे। आज ही उसी शहर बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को खत लिखा है कि आपके खनन माफिया और जमीन कब्जाने के आरोपी 2 विधायकों को मंत्री बनाकर आपने ठीक नहीं किया है। राजनीति में आदर्श की हार होती ही रहती है, व्यवहारिकता ही राजनीति का आदर्श है। दिल्ली में क्या साबित हुआ आज? दिल्ली विधानसभा कब इस तरह चैनलों पर घंटों लाइव रही है, इस बात को लेकर कुछ हलकों में तकलीफ की लहर है, मगर यह तथ्य है कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही का ऐसा प्रसारण पहले कभी नहीं देखा गया। मीडिया पिछले कुछ सालों से यही करता है, कभी मोदी को घंटों कवर करता है, कभी राहुल को घंटों करता है, कभी अरविंद केजरीवाल को घंटों करता है। बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली ने विश्वास मत के बहाने एक दूसरे पर खूब निशाना साधा। निशाने के केंद्र में रहे नरेंद्र मोदी। विधानसभा दिल्ली की थी मगर बातें संसद की हो रही थी। हर्षवर्धन ने आम आदमी पार्टी से अपना पुराना सवाल दोहराया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस से समर्थन आपने ली। लेकिन हर्षवर्धन के भाषण में उन दलीलों की चिंता भी नजर आई जो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा सकती थी। हर्षवर्धन ने कहा कि ईमानदार पार्टी को भ्रष्ट कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाने का अधिकार है, लेकिन हम अगर कल देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए कोई अलायंस बनाने की जरूरत पड़ी हमें, तो उसकी भी छूट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, आप कितने भी चंदे इकट्ठे कर लो। साथ ही हर्षवर्धन ने कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान, इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की शहादत को फर्जी एनकाउंटर कहना, फोर्ड फाउंडेशन के चंदे को लेकर माफी मांगने के लिए कहा और विश्वास मत के खिलाफ वोट दिया बीजेपी ने। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने खूब हंसाया, मगर उनका निशाना बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा। लवली ने आम आदमी पार्टी के तमाम हमलों को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कौशाम्बी के आप मुख्यालय से उन पर अब तक गुलाब के फूल बरसाए जा रहे थे। कांग्रेस कम से कम चुनाव से पहले लवली का बेहतर इस्तेमाल कर सकती थी। खैर, बीजेपी को भी डॉक्टर हर्षवर्धन का ख्याल देर से ही आया था। लवली ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि देश की जनता ने मोदी के बारे में फैसला कर लिया है। इसी सदन में हमने सुन रखा है कि मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, उसके बाद वीके मल्होत्रा जी बनने वाले हैं, उसके बाद विजय गोयल जी का नाम आया, फिर आया डॉक्टर हर्षवर्धन जी बनने वाले हैं। जैसे आप तीनों बन गए, ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं। आपके यहाँ तो इन वेटिंग का मसला अड़ा दिया है भगवान ने। लवली ने आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल किया कि जब आप सब्सिडी देकर राहत दे रहे हैं तो हमसे कैसे अलग होगा। ये एक मीठा हमला था। चंद मीठे सवालों के अलावा हमला तो मोदी और बीजेपी पर ज्यादा रहा। साफ है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सदन तक आते आते विश्वास के बेहतर स्तर को हासिल कर चुके थे, ऐसा प्रतीत हुआ। लवली सदन में अरविंद केजरीवाल से कहा उन्होंने कि बार बार ये मत कहा कीजिए कि 24 घंटे की सरकार है, 48 घंटे की सरकार है, आप काम करें तो 5 साल भी समर्थन देंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने आम आदमी की पहचान बताई कि वो कौन है। सरकार 15 साल में दिल्ली सरकार में हुए घोटाले, एमसीडी के घोटाले की भी जांच करेगी। आम आदमी को नेताओं ने ही ललकारा कि वो सदन में आकर कानून बना लें। नेताओं को भ्रष्ट राजनीति की ताकत पर इतना भरोसा हो गया था। अरविंद ने सदन के सामने 3 सवाल रखे। इस सदन में कौन कौन सदस्य आम आदमी की लड़ाई के साथ है? इस सदन में कौन कौन सदस्य देश में सच्ची ईमानदार राजनीति कायम करने का हिस्सा बनना चाहता है? तीसरा, हमारे 17 मुद्दों पर जो दिल्ली की जनता से जुड़े हैं उन पर कौन कौन साथ है? इस भाषण के बाद अरविंद केजरीवाल को 37 वोट मिले और विश्वास मत जीत गए। सरकार बनने के बाद कम से कम 6 महीने के लिए उनकी सरकार टिक गई है। तो ये विश्वास मत दिल्ली के लिए था या वो वाली दिल्ली के लिए, रामलीला या रायसीना वाली दिल्ली के लिए? लहर में लहर है या लहर ही लहर है? दोनों में बड़ा अंतर है। राजनीति कब अपना गियर बदल ले पता नहीं चलता, या जीत किसी की जीत के आड़े आएगी या अपनी जीत बनकर रह जाएगी। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। आज हमारे साथ ओम थानवी साहब हैं, एडिटर जनसत्ता संपादक, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता उपाध्यक्ष, दिलीप पांडे हैं प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, पीएल पुनिया साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुझे तो लग रहा था कि आज नकवी साहब
शो में आने से पहले कि आपसे कुछ शेर पूछूंगा इस मौके की नज़ाकत को देखते हुए, और ये सोच रहा था कि आपका कुछ आप लोगों पर असर हो रहा है। मुझे लगता है कि ज्यादा सकारात्मक असर कर्नाटक में हो गया है येदियुरप्पा जी की वापसी के साथ। देखिए रवीश जी, देश की राजनीति कई तरह से करवट बदल रही है, कई तरह के पड़ाव ले रही है। और जो कुछ भी दिल्ली की घटनाक्रम है उसको मैं सकारात्मक रूप से देखता हूँ। ये संदेश भी है और सबक भी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी है और व्यवस्था के लिए भी है। इसलिए इसको देख करके कोई बहुत अजूबा हो गया है, कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने वाली बात है, ऐसा हम नहीं देखते। क्योंकि इससे पहले भी देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं, घटी हैं, और वो घटनाएं जो है वो खुद अपने आप इतिहास के कूड़ेदान में पहुंच गई हैं। तो इसलिए इसके आधार पर जो है वो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी, सबक भी है ना? तो सबक क्या है कि येदियुरप्पा जैसे लोगों को लाया जाए वापस ताकि सीटों का जुगाड़ किया जाए, वो सबक है, या आदर्श की राजनीति की जाए जिसका दावा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं? आप लोगों ने ही अलग अलग इशारों में ये बात कहा है कि इनका असर सकारात्मक पड़ रहा है। तो ये क्या सकारात्मक हो रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार दो दागी विधायकों को, जिनको पहले शपथ लेते समय जब सरकार बनती है तब मंत्री नहीं बनाती है, अब मंत्री बना लेती है, तो आपकी पार्टी वहां औपचारिक बयान देने के अलावा कोई खास तरह से आक्रामक नहीं है। जैसे दिल्ली में राहुल गांधी के घर बाल्टी पानी लेके लोग पहुंच गए, प्रदर्शन किया, या फिर कांग्रेस वाले राजनाथ सिंह के घर पहुंच गए, प्रदर्शन किया, वैसा वहां पर नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है, मतलब आप लोग इतने सुनिश्चित श्योर क्यों हैं कि राजनीति ऐसे ही चलेगी देश में? ये जो बदलाव की हवा है, आदर्श की बात है, वो आनी जानी है, मतलब इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, ऐसे ही नहीं चलेगी। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही नहीं चलेगी। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है। हाँ। तो इसलिए अभी जो है वो ऐसे ही नहीं चलेगी। हाँ। निश्चित तौर से जो राजनीतिक क्षेत्र में व्यवस्था है, जो लोग हैं, जो एक ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें बदलाव की जरूरत है। और इसमें मैं आप पार्टी को कोई बहुत क्रेडिट दूं या किसी और को दूं, ये नहीं। ये बात सही है कि देश में लोगों की जो एक सोच है, हाँ। वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बनी थी। हाँ। और उस सोच को जो है वो ताकत दी, उसको बल दिया। हाँ। एक आंदोलन ने। हाँ। इससे पहले जो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ, उससे पहले उसके बाद हुआ, लगातार ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसा समय लोगों ने देखा है और देश ने देखा है। हम फिर भी अगर नहीं सदन में ही, मुझे राज्यसभा का भाषण याद है जब जेटली साहब कह रहे थे कि राजनीति की विश्वसनीयता गिरी है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या जरूरी है कि आप ज्यादा आक्रामक हो वीरभद्र सिंह से लेकर आदर्श से लेकर कर्नाटक के उन दो मंत्रियों के खिलाफ, या फिर अलग अलग तरीके से अपने सुविधा अनुसार अपना टारगेट चुन लें? क्या येदियुरप्पा को लाकर क्या आप उस विश्वसनीयता को दुरुस्त कर रहे हैं क्या? देखिए, अगर हमारे सामने कोई सरकार है और सरकार जो है वो खुलेआम बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार कर रही है, तो हम विपक्ष में हैं और इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे हाथ में हाथ रख करके, तो ना तो ये नैतिकता का तकाजा है और ना ही राजनीतिक जिम्मेदारी का तकाजा है। इसलिए अगर हमने, चाहे वो जितने भी घटना हुई 2G से लेकर के और कोल ब्लॉक आवंटन तक, सही है, और तो जितने भी जनधन की लूट हुई उस पर हमने आवाज उठाई। नकवी साहब, यही खतरा होते जा रहा है कि मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि माफ कीजिएगा, सारा बाकी पैनलिस्ट में ज्यादा, अभी नकवी साहब से फिर मैं आऊंगा बारी बारी से, कि देखिए मैं ये जानना चाहता हूं कि जब राजनीति को साफ करने की बात हो रही है, या तो आप कहिए कि येदियुरप्पा ईमानदार नेता हैं, उन पर जो आरोप लगाए गए, लोकायुक्त की रिपोर्ट थी वो बेबुनियाद थी, तो बात समझ में आती है ना? फिर आप राजनीति की व्यवहारिकता को आप इस तरह से, कांग्रेस ने 2G किया तो इसीलिए येदियुरप्पा को आप ला सकते हैं, या येदियुरप्पा आ सकते हैं इसीलिए कांग्रेस मधु कोड़ा को ला सकती है। क्या आप इतने मजे हुए नेता हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इसी व्यवहारिकता और इसी साठगांठ के कारण एक नई पार्टी को एक नई जमीन हासिल करने का मौका मिल रहा है, या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल आप गलत नहीं कह रहे। देखिए क्या है, पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन का खेल है। जो लोगों को दिख रहा है, जो लोगों के समझ में आ रहा है, उसके आधार पर जो है वो लोग अपनी राय बनाते हैं।
येदियुरप्पा जी का जहां तक सवाल है, येदियुरप्पा जी पर जो आरोप लगा उसमें कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी और किसी तरह का आरोप उनके ऊपर साबित नहीं हुआ। येदियुरप्पा जी पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो परसेप्शन की बात कर रहे हैं और पॉलिटिक्स डेफिनेटली परसेप्शन से चलती है, इससे हम कोई इनकार नहीं करते। ठीक है, मेरा एक और सवाल था। हर्षवर्धन जी जब बोल रहे थे कि कई बार ऐसा लगा कि आज अरविंद केजरीवाल ने मतलब इतने दिनों में एक स्ट्रेटेजी के तहत ही, हालांकि कांग्रेस के गठबंधन का वो सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया या जैसे भी हो उसको अपनी ही बात कह गए, लेकिन जब वो बोल रहे थे कि ईमानदार पार्टी को भ्रष्ट कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाने का अधिकार है, लेकिन हम अगर कल देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए कोई अलायंस बनाने की जरूरत पड़ी हमें तो उसकी छूट नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आप कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं कि कल को आप 272 का आंकड़ा जुटाने जाएंगे तो ये आप वाले आकर खड़े हो जाएंगे। वो आपके दिमाग में है। जो आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी नेताओं का होना चाहिए कि वो किस दबाव में, किस बैकग्राउंड से कोई बयान वो आ रहा है। नहीं, मैं तो आप पार्टी को शुभकामनाएं देता हूं। आप पार्टी ने जितने भी वायदे किए हैं, जितने भी सपनों के सौदागरी के साथ लोगों के बीच में आए हैं, उसको पूरा करें। और अगर वो पूरा करते हैं तो निश्चित तौर से हम उनको नतमस्तक होकर के सलाम करेंगे। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये कांग्रेसी दवाएं रिएक्शन हो भी सकता है। तो इसलिए कांग्रेसी दवाओं का रिएक्शन देश ने समय समय पर देखा है। इसलिए जब हर्षवर्धन जी ये बात कह रहे थे कि जो जनादेश है, जो जनादेश है, वो जनादेश जो है, जो जनादेश है गालिब और मोमिन को बीजेपी और कांग्रेस में मत बांटिए। हालांकि ये शेर गालिब का नहीं था, आपका अपना क्रिएशन है, काफी क्रिएटिव आदमी है और इसलिए अच्छा लगता है। राजनीति में थोड़ा क्रिएटिविटी जरूरी है। पुनिया साहब, मेरा आपसे सवाल है कि कांग्रेस इतने दिनों से आम आदमी पार्टी की सख्त आलोचनाएं सुन रही थी, सह रही थी, है ना। आज लवली साहब का जब भाषण होता है तो काफी एडजस्टमेंट लगा कि कांग्रेस ने इन आरोपों के साथ जीना सीख लिया है आम आदमी पार्टी के साथ। रमेश जी, कांग्रेस पार्टी ने आप पार्टी को, आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है और समर्थन इसलिए दिया है कि दिल्ली के लोगों को दुश्वारी होगी दोबारा चुनाव कराने में, दोबारा चुनाव में जाते हैं और एक उनको संभावना है, बड़ी अपेक्षा थी कि आम आदमी पार्टी वो ये करने जा रही है। उन्होंने बिजली के बारे में, पानी के बारे में और चीजों के बारे में, ईमानदारी के बारे में जो सपने दिखाए हैं, तो वास्तव में वो पूरे अगर हो सकते हो तो उसको मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया और समर्थन देते समय भी कहा था कि आप जनता के लिए काम करते रहिए, हम आपको समर्थन देते रहेंगे। और लवली जी ने भी वहां पर विधानसभा में कहा है कि आप काम करें, जनहित में काम करें तो 5 साल तक सरकार चलाएं। आप क्यों कहते हैं कि 24 घंटे की है, 48 घंटे की सरकार है। मेरा सवाल तो था कि लवली जी का भाषण अच्छा था, पर वो चिढ़ा रहे थे बीजेपी को, वो बीजेपी को चिढ़ा रहे थे, लेकिन जो हमले कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ से उन पर हुए थे उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब इतना सकारात्मक समर्थन, मतलब इतने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाद हमने कम देखा है। मतलब अपने समर्थन की दुर्गति के बाद अपने समर्थन का ऐसा सम्मान। रवि जी, आप तो ने तो बहुत कुछ देखा है और आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप आम पार्टी की भी स्थिति को, परिस्थिति को देखें। वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते आए, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते आए और अचानक वो यू टर्न लेके और उनकी तारीफ करने लगे, कांग्रेस का आभार प्रकट करने लगे। तो मैं समझता हूं उनको थोड़ा सा समय लगेगा और उसको समय दिया भी जाना चाहिए। एकदम उनसे अपेक्षा करना एक आप यू टर्न लीजिए और कांग्रेस के समर्थन में आ जाइए, तो मैं समझता हूं कि वो ईमानदारी की बात नहीं है। उनको कुछ समय मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, और इस खासतौर से इनका समर्थन देते समय आम आदमी पार्टी के बजाय लोगों के, दिल्ली के लोगों को समर्थन और उनको विकास के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करने का मुख्य प्राथमिकता रही है उनकी बात में। दर्शक ऐसी राजनीतिक समझदारी को विशेष रूप से नोट करें अपनी डायरी में। दिलीप पांडे साहब, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि अरविंद जी का जब भाषण हुआ आपके नेता का, तो उन्होंने ना कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया, सवाल तो वैसे कांग्रेस की तरफ से कम थे, बीजेपी हर्षवर्धन की तरफ से बहुत ज्यादा थे, उन सवालों का वो बिल्कुल ही जवाब नहीं दिए।
क्या इसलिए बीजेपी के सवालों को टाल गए कि कांग्रेस से भी, अगर कांग्रेस को भी छोड़ दो, बीजेपी को छोड़ दो और अपनी बात कहो? आप भी इस आदर्श में राजनीतिक व्यवहारिकता को सामने ला रहे थे। देखिए रवीश जी, आज जो चर्चा हुई सदन में, मैं इसको एक बड़ी पृष्ठभूमि में रख के देखता हूँ। वो कौन सी बड़ी? आपने तीनों लोगों का भाषण सुना। हाँ। और इन तीनों का मंतव्य इनकी बातचीत से स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन जी जब बात कर रहे थे तो उनकी बातचीत में प्रमुख रूप से बिजली का मुद्दा नहीं आया, पानी का मुद्दा नहीं आया, उनकी बातचीत में ठंड से ठिठुर रहे रैन बसेरों का मुद्दा नहीं आया। प्रमुख रूप से क्या हावी हुआ उनके आप में कि सोशल मीडिया पे जो कहानियां लिखी जाती हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो परिकथाएं लिखी जाती हैं, उन परिकथाओं पे वो उम्मीद कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल स्पष्टीकरण दें। अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही, वो बात कही जिनके आधार पे उनको वोट मिले हुए हैं, जो जिम्मेदारियां उनके कंधे पे सौंपी गई हैं, उन जिम्मेदारियों की उन्होंने बात कही और ये कहा कि जो इन जिम्मेदारियों को खुद भी महसूस करते हैं, चाहे किसी भी दल के हो, उनको आगे आना पड़ेगा दिल्ली की जनता के हित के लिए, देश की सेवा के लिए और ईमानदार राजनीति को स्थापित करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार, देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करना है, आपको अपनी ईमानदारी अगर साबित करनी है तो आप अपनी आवाज की ऊंचाई से या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके करिए, जरूरी नहीं है। उन्होंने बड़ी सादगी से अपनी बात को रखा। उनकी बात को दो हिस्सों में बांट के दिखा सकता है। पहला हिस्सा उनका देश के नाम एक संदेश था और दूसरा हिस्सा जो है वो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को समर्पित था, दिल्ली की जनता के मुद्दों को समर्पित था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी ये दावा तो हर्षवर्धन साहब भी कर रहे हैं कि उनका भाषण दिल्ली की जनता के लिए था, है ना? पर मेरा सवाल यह है कि जब वो कह रहे हैं कि मेट्रो का गलत इस्तेमाल हुआ, नियमों की धज्जियां उड़ी, तिलक लेन में 2 मकान रिजर्व रखे गए हैं, ऐसी जानकारी जो हर्षवर्धन साहब ने बताई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी सरकार सिर्फ उन्हीं के लिए पारदर्शी है, लवली साहब के लिए नहीं है। तो इसका कम से कम जवाब आना चाहिए। सारी जानकारियां, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ दिलीप जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बाहर हमले किए गए और अंदर जो बातें कही गई उसमें बड़ा फर्क है। बेहतर हुई है आपकी समझदारी कांग्रेस के साथ या गठबंधन के साथ, जो भी गठबंधन नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, आप कहते हैं नहीं है, लेकिन आप सरकार बनाए हैं, उस 37 में उनका भी हिस्सा है, तो एक समझदारी बेहतर हुई है या आज भर के लिए एक अल्प विराम था? देखिए, अगर आप गौर करें तो जो पिछले 72 घंटों में जो हमने काम किया है, उस काम से किसको फायदा नुकसान होने वाला है, इसका बड़ा सीधा सा समीकरण बनता है। सीएजी ऑडिट का आदेश दिया गया है, घोटाले निकल के आएंगे, इनका हमें विश्वास है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जब एक्सपोज किया था तो हमारे हाथ कुछ पेपर्स लगे थे। अब घोटाले अगर आगे आते हैं, सामने आते हैं, तो दोनों ही एक्सपोज होंगे। जो पक्ष में रहे हैं सत्ता के वो भी एक्सपोज होंगे और जो विपक्ष में रहेंगे वो भी एक्सपोज होंगे। तो यहां इससे ये साबित होता है कि कहीं भी हमारा स्टैंड सॉफ्ट नहीं हुआ। हमने अपनी भाषा संयमित रखी है, हमने अपनी बात सादगी से कही है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी इसको ऐसे परिलक्षित करने का प्रयास कर रही है कि जैसे कोई गठजोड़ हो गया हो और हमने अपना स्टैंड साफ कर लिया। जबकि अरविंद जी ने साफ साफ कहा है कि चाहे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे एमसीडी के अंदर भाजपा के भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे कांग्रेस के 15 साल के शासन के अंतर्गत आने वाले भ्रष्टाचार की बात हो, हमारा रुख भ्रष्टाचार के ऊपर सख्त रहेगा, ये साफ साफ कहा गया है। अब इस बात को और किसी लहजे में कहा जा सकता हो जो आसानी से समझ में आए, तो मुझे लगता है कि फिर वो सिर्फ किस तरह की पॉलिटिक्स आप चुनते हैं, नेगेटिव की प्रोग्रेसिव या पीपल सेंट्रिक, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है थानवी साहब, इस जो आज पूरा विधानसभा का जो ज़्यादा प्रसारण हो गया, पहली बार मीडिया, कई लोगों ने लिखा कि मीडिया जो है वो दिल्ली को ही देश समझ लिया है। हाँ, पहले नहीं कहा जाता था कि दिल्ली में ऐसी रैलियों को जो मीडिया घंटों घंटों दिखाया करता था, तो पर वो तकलीफ है, मतलब वो एक आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि जो अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया है और जो हर्षवर्धन ने कहा है या विजय गोयल ने कहा है, लवली ने कहा है, उसकी राजनीतिक मीमांसा आप किसी नए शब्दों के साथ करेंगे या वही पुराने राजनीतिक खांचों से ही करेंगे कि वो अपनी व्यवहारिकता को, ये दोनों दल साबित कर रहे थे, वो अपने आदर्श को साबित कर रहे थे? जो भाषण केजरीवाल का था, मेरे ख्याल में सारा देश जो है वो सुनना चाहता था। और ये जो टीवी चैनलों ने लाइव दिखाया है, मुझको नहीं याद पड़ता कि किसी एक प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई को इस तरह से दिन भर लाइव दिखाया गया हो। कभी माइक फेंका गया तो वो भी दिखाया गया उसे। तो उसकी वजह ये थी कि लोग ये देखना चाहते थे, और बार बार आपने देखा होगा कि हर चैनल के नीचे लिखा आता था कि केजरीवाल भी बोलेंगे, वो बोलने वाले हैं, तो लोग सुनना चाहते थे। अब केजरीवाल क्या बोलेंगे, और वो जो बोले हैं, मेरे ख्याल में जो उनकी पार्टी अब तक जिस तरह से एक नई राजनीति का, जिसे कहना चाहिए कि आगाज सामने रखती आई है, वो उसका प्रमाण उनका भाषण था। उन्होंने किसी की बात का जवाब नहीं दिया।
लोग नरेंद्र मोदी को अब तक चाहते थे, ये सच्चाई है, मानना चाहिए कि लोग विकल्प के तौर पे देखते थे और इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही थी। अब अचानक भारतीय जनता पार्टी खिसियाने के अंदाज में जो आ गई है, उसकी वजह यह है कि सचमुच केजरीवाल एक बड़ी ताकत के रूप में उभरते लगते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग कांग्रेस से आजिज आए हुए हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी आए जिन्होंने एक अच्छा शासन करके दिखाया, लेकिन उनके मन में कई तरह की गांठें हैं, कई संप्रदायों को लेकर घृणा है, पड़ोसी देशों को लेकर घृणा है, उनका स्वभाव, उनके बीच में एक दूसरा विकल्प जब तैयार हुआ है, वो एक वैकल्पिक राजनीति भी दे सकता है या नहीं। आज का भाषण ये बताता था कि वो वैकल्पिक राजनीति दे सकते हैं और ये आदमी चतुर है। इस आदमी को भोला न समझे। जो आखिरी सवाल था जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने दागा, तो मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जगह और कोई पार्टी होती तो क्या करती है। आपका आला कमान का फैसला है, इसलिए आपको खारिज करना है एक प्रस्ताव को, लेकिन उन्होंने जो 18 मुद्दे रखे, उस वक्त दूसरा अगर कोई ईमानदारी से सोचता तो कहता कि अगर ये मुद्दे हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार के साथ नहीं हैं या स्कूलें खोलने के साथ नहीं है। वो सारे मुद्दे बहुत चालाकी से उन्होंने रखे और भारतीय जनता पार्टी को किनारे कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने आज जो भी अंदाज उनका रहा, और मेरे ख्याल में कांग्रेस ने जो भी भरपाई, कांग्रेस की जो भी छवि रही है और कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने छोटा दिल दिखाया। और मेरे ख्याल में जो मुद्दे उन्होंने सामने रखे थे, अंदाज से कम कहना चाहिए था। बीजेपी ने बड़ा दिल तब दिखाया था जब उसने सरकार बनाने का नहीं फैसला किया था। उनको हर बार क्यों बड़ा दिल असल में डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं, उनका जो भाषण था आमतौर पे ऐसा नहीं है, मुझे लगता है उनकी पार्टी का भाषण था जो कहा गया था कि हमको स्टैंड लेना है। उनको भी अंदाज नहीं था कि केजरीवाल का भाषण क्या होगा। उनका भाषण जब ये था कि ये 18 मुद्दे हैं और आप बताइए कि आप हमारे साथ हैं, तो कौन साथ नहीं है। मेरे ख्याल में उनको कहना चाहिए था कि इन मुद्दों पे हम आपके साथ हैं, लेकिन अब हमारी पार्टी का चूंकि ये निर्णय है, या तो इसलिए हम आपके साथ नहीं है, वरना आज हम आपके साथ हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तब हम इस बारे में, क्योंकि सरकार तो बन रही है, आप सरकार गिरा तो नहीं सकते हैं असहमत होके, लेकिन उनको ये किसी भी मुद्दे पे ये न कहना कि हम इससे सहमत नहीं है, ये खराब राजनीति है। इसका संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे ख्याल में बहुत उल्टा गया।